अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज तक आपने सुना होगा कि फ़लाँ शहरी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, फ़लाँ शख्स का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, लेकिन हैरान कुन सूरत हाल आज ये पैदा हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का एक ही रात में सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ एक जज साहब की जानिब से इस्लामाबाद की ज़िलई अदालत के एक जज अबू अल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन के हवाले से बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स दिए गए थे। ये जज अबू अल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन वो जज हैं जिन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में सुने बगैर, उनका 342 का बयान रिकॉर्ड किए बगैर उनको सज़ा सुना दी थी। और इन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी गुज़श्ता रोज़, लेकिन आज कमरा अदालत में उनका सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर अपडेट हो चुका था, तब्दील हो चुका था। इस पर आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे कि क्या मामला हुआ कि एक ही रात में एक जज की जानिब से यू टर्न लिया गया कि वो अपने सारे बयानात से ही एक तरह से दस्तबरदार हो गए। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के 160 अरकान हैं, जिसमें सेनेटर्स भी हैं, कौमी असम्बली के अरकान भी हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है जिसमें अमरीकी कांग्रेस में इमरान खान के हक़ में लिखे गए खतूत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। इस ख़त के अंदर बहुत सारी सुकम, बहुत सारी खामियाँ मौजूद हैं। इंतहाई नालायकी इस ख़त की इबारत के अंदर नज़र आती है। बहुत सतही ज़बान इस्तेमाल की गई है, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। 160 अरकान में से कम अज़ कम कोई 2-3 तो शायद वकील इसके अंदर लाजमी होंगे, और इन इतने बड़ी तादाद में अरकान असम्बली की मौजूदगी के बावजूद इस ख़त के अंदर वो ऑफिशियल लैंग्वेज या वो तर्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई जो अमूमी तौर पर इस लेवल पर, यानी सियासी रियासती इदारों की सतह पर जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्या सुकम है, क्या खामियाँ हैं, कैसे ये भूंडा ख़त लिखा गया, इसके इसके हवाले से भी आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जनाब मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब। इन्होंने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो जज हैं अबू अल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन, जिन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में सज़ा सुनाई थी और इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर हैं आमिर मुग़ल, उनकी ज़मानत का एक केस था। वो ज़मानत का केस इनकी अदालत में पेश हुआ और वहाँ इन्होंने आमिर मुग़ल को ज़मानत दी, लेकिन बाद में जब तहरीरी आर्डर लिखने लगे तो वहाँ ज़मानत मनसूख कर दी, जिस पर इनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की गई। और उस पर जब इंक्वायरी हुई और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी जज हैं, उन्होंने इस पर कार्रवाई की, तो पता चला कि जज साहब इस तरह की वारदातों में मुलव्वस हैं कि वो लोगों को अदालत में आर्डर में ज़मानत फ़राहम करते हैं, लेकिन बाद में वो ज़मानतें मनसूख कर देते हैं। और ये वाक़यात ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली या उनके रहनुमाओं और कारकुनों के ख़िलाफ़ देखने को मिले। और इसमें आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को भी इस मखसूस जज के ज़रिए सज़ा दिलवाई गई, जिसका वाहिद मकसद आम इंतखाबात से पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा देकर PTI के कारकुनों को, उनके वोटर्स को और सपोर्टर्स को मायूस करना था, ताकि वो 8 फरवरी के रोज़ इंतखाबात के लिए अपना वोट डालने के लिए घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन उसके बावजूद PTI के कारकुनान की जानिब से, हामियों की जानिब से तमाम तर जो हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट की कैलकुलेशंस थी, उनको गलत साबित किया। अब गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की एक बार फिर जो जज अबू अल हसनात हैं उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई हुई थी। PTI के रहनुमा हैं सेनेटर आज़म सवाती, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में इस जज के हवाले से संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे। और गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से सख्त ऑब्जर्वेशंस दी गई और कहा गया कि ये इस जज के हवाले से पहले भी हमारे सामने मामलात आ चुके हैं और हमने इसको यहाँ से वापस भिजवाने का हुक्म दिया था, लेकिन उसके बावजूद इसको यहाँ से नहीं हटाया गया। और ये जज अबू अल हसनात इतना ताकतवर है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का जो आइनी ओहदेदार है उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करवा सकता है। और इस जज साहब के एक रात में पता नहीं इनके क्या ताल्लुकात थे, कहाँ कहाँ इनकी पहुँच थी, और कुछ ऐसी ताकतवर शख्सियात के साथ शायद इनके रवाबित हैं कि इन्होंने एक ही रात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को अपनी बातों से यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है। और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने गुज़श्ता रोज़ ये भी कहा कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वज़ारत कानून भी जज अबू अल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन के साथ मिली हुई है और इसके ज़रिए अपनी सियासी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लेकिन रात हुई, रात को जज साहब जब शायद अपने बिस्तर पर जाकर सोए या बिस्तर पर सोते हुए उनको ख्वाब आया या फ़ोन आया या पता नहीं क्या मामलात बने, बहरहाल आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा इस केस की समाअत हुई तो जज जो हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब
वो जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी तब्दील, उनकी जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी ज़बान, उनके अल्फाज, उनके रिमार्क्स, हर चीज़ बदल चुकी थी। और जज साहब ने क्या कहा, ज़रा आपको वो तफसीलात शेयर कर देते हैं। एक तो प्रोसिक्यूटर जनरल के हवाले से कि वो टाइम पर नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे नोटिफिकेशन जो अदालत का नोटिस है वो मौसूल नहीं हुआ था। मैंने अपने ऑफिस से भी चेक किया, लेकिन हमें वाकई जो नोटिस है वो मौसूल नहीं हुआ। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की वजाहत भी अदालत में पेश की गई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन के मुताबिक तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया। अगर हतमी तौर पर 6:30 बजे जिस्मानी रिमांड दिया गया तो फिर क्या गलत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जज के मुताबिक 13 मुकदमात थे, इस तमाम अमल में वक्त तो लगता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को अदालत ने हुक्म दिया कि नोटिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस समेत फ्रीकैन को मौसूल होने से मुतल्लिक इंक्वायरी करने का हुक्म दिया जाए कि प्रोसिक्यूटर ऑफिस को नोटिस जो है अदालत के वो क्यों नहीं मिले। इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि क्या प्रोसिक्यूशन का आजम सवाती का अब मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने का इरादा है, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मैं इस हवाले से कोई बयान नहीं दे सकता। इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एक बंदे का जिस्मानी रिमांड हुआ, रिमांड ख़त्म होने पर दूसरा रिमांड ले लिया गया। जज को कहना चाहिए था कि 5 अक्टूबर का मुकदमा है, मुझसे रिमांड कैसे मांग रहे हैं। मेरा गुज़श्ता रोज़ का गुस्सा काबिल जवाज़ नहीं था, मुझे उस पर अफसोस है। यानी जज साहब अपनी अदालत में बैठ कर अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि मैंने गुज़श्ता रोज़ गुस्सा किया। जज साहब, आपने गुस्सा नहीं किया, ये वो हक़ाइक़ थे, ये वो असल बातें थीं जो आपके अंदर थीं, आपके ज़बान पर आईं और आपको मालूम था कि ये जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन कंप्रोमाइज्ड है और इसी वजह से आपने इसके बारे में ये ऑब्जर्वेशंस दी। आमिर मुगल के साथ जो कुछ हो चुका, अडियाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साथ साइफर केस में जो कुछ हो चुका, वो हक़ाइक़ हैं, जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, मंजर-ए-आम पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इस हवाले से मालूम है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जज अबुल हसनात को वापस लाहौर हाई कोर्ट भिजवाने का हुक्म भी दे चुके हैं, लेकिन ताहाल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस जज को वापस भिजवाने की मंजूरी नहीं दी और फाइल दबा कर बैठे हुए हैं। इसके अलावा आगे मजीद ये कहते हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के जज हमारे सामने नहीं थे, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। और आगे कहते हैं कि हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो हम अदालत में भी नहीं कह सकते। तो जज साहब, सवाल तो यहाँ पर फिर ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चला था कि इस जज के हवाले से शिकायत पहले से मौजूद हैं और ये पहले भी इस तरह की गलतियाँ जो है वो कर रहा है। और फिर साथ ही आपने ये भी कह दिया कि जज अबुल हसनात ने जो रिपोर्ट दी है हम उस पर मुतमईन हैं। रातों रात एक ऐसा अचानक क्या हुआ कि आप मुतमईन हो गए, वरना इससे पहले आप ये कह रहे थे कि इस जज के हवाले से ऐसी पहले भी इतलात मौजूद हैं कि ये इस तरह अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता रहा है। तो लाजमी रात को पसे पर्दा आपके बिस्तर पर सोते हुए शायद आपको ख्वाब आया हो या कोई और अप्रोच इस्तेमाल की गई हो, लेकिन ये बात तयशुदा है कि एक रात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक आइनी ओहदेदार, एक आइनी जज का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। बड़े ताकतवर लोग हैं जो जज अबुल हसनात जैसों को इस्तेमाल करते हैं और जज भी जो अदलिया की आज़ादी के लिए खतूत लिखने वालों में शामिल हैं, जब वक्त आता है तो फिर वो भी पीछे हट जाते हैं। शायद बड़े मुश्किल हालात हैं जिसका पाकिस्तान की अदलिया सामना कर रही है। बहरहाल अब ये जो आज़म सवाती वाला मामला है, इसमें अब अदालत ने जो जज अबुल हसनात की रिपोर्ट है उस पर इत्मीनान का इजहार तो कर दिया है, लेकिन साथ ही जो रिमांड के हवाले से, जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो ऑर्डर्स थे वो कलअदम करार दे दिए हैं। अब उसका फ़ायदा नहीं है कि वो रिमांड वाले जो सूरत हाल है वो तो पहले ही टाइम पूरा हो चुका और उसका फ़ायदा नहीं है। या तो वो चीज़ें रिवर्स हो सकती, रिवर्स भी नहीं हो सकती और उस जज की रिपोर्ट पर भी आपने एतबार कर लिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की, तो ये एक तरह से आपने आज़म सवाती के साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि उसको लॉलीपॉप देकर उसको टरखाने की कोशिश की है। अब जो दूसरी इसमें अहम चीज़ है वो है हुकूमत के 160 अरकान हैं, उन्होंने अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है और इस ख़त में बहुत सारे सुकम, बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी खामियाँ इसमें मौजूद हैं। और पहली बात तो ये है कि इस ख़त की जो ज़बान है वो बहुत मुख्तलिफ है, अजीब-ओ-गरीब किस्म की है, बहुत लंबे-लंबे सेंटेंसेस हैं। मुझे तो वैसे मेरी भी अंग्रेज़ी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ें पढ़ी तो मुझे भी ऐसे लगा कि जैसे इसके अंदर
ग्रामर की, सेंटेंस वगैरह की और इस तरह की बहुत सारी गलतियां मौजूद हैं। और मज़े की बात यह है कि तकरीबन हर दूसरा तीसरा हर्फ जो है वो बोल्ड करके लिखा गया है। शायद ये बताना मकसूद हो कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये बड़ी अहम है, इनको लाजमी पढ़ा जाए, इनको लाजमी देखा जाए। और सारा ख़त आप देखें कि अमरीकी अरकान कांग्रेस के ख़िलाफ़ लिखना था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत क्यों की है, जबकि पूरा ख़त इमरान खान की बुराइयों से भरा हुआ है। इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया है, डिजिटल टेररिज्म के टेररिस्ट के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ टेरियान वाइट केस का हवाला दिया गया है। इसके अलावा जो 9 मई के वाक़यात हैं उसका हवाला देते हुए इमरान खान को रियासत मुखालिफ करार देने की कोशिश की गई है। तालिबान के साथ इमरान खान के दौर में जो हुकूमत मुज़ाकरात करती रही थी, हुकूमत ने नहीं किए थे बल्कि रियासत ने मुज़ाकरात किए थे, और उसमें हुकूमत तो सिर्फ एक स्टेक होल्डर थी, दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स भी उसमें मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को तालिबान का हामी ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस ख़त के अंदर जो 2014 में PTI का धरना हुआ था, उस धरने में जो एहतजाज किया गया और उस हवाले से भी सारी जो प्रोपेगेंडा इंफॉर्मेशन है वो इस खत का हिस्सा बनाई गई है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्या इन 160 अरकान में से कोई एक भी ऐसा वकील नहीं था, कोई एक भी वकील नहीं था, तमाम दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले थे। और अगर और अगर दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले भी थे तो कम अज़ कम अंग्रेज़ी को समझना तो शायद कोई बड़ी बात नहीं है, तो कम अज़ कम वो चीज़ तो देख लेनी थी। मैंने देखा है इसमें कोई 3-4 डॉक्टर हजरात भी मौजूद हैं। अब वो मेडिकल के डॉक्टर हैं या वो PhD डॉक्टर हैं, ये भी एक अलग बात है, लेकिन दोनों सूरतों में PhD डॉक्टर हों या मेडिकल के डॉक्टर हों, उनकी अंग्रेज़ी तो बहुत अच्छी होती है, तो वो कम अज़ कम इसमें जो इमला की गलतियाँ या इस तरह की दीगर गलतियाँ उनकी तो दुरुस्तगी करवा सकते थे। एक और हैरानी की बात यह है कि आपने अगर ख़त लिख कर एहतजाज करना था तो आप अमरीका से डिमार्श करें, आप वज़ारत ख़ारजा को कहें कि वो अमरीकी सफ़ीर को बुलाए और अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर बाकायदा एहतजाज करे कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। इमरान खान ने भी अपनी हुकूमत में अमरीकी सफ़ीर को बुलाया था, दफ्तर ख़ारजा बुलाकर साइफ़र मामले पर उन्होंने उस पर बाकायदा एहतजाज किया था, और इस एहतजाज को न सिर्फ वफाकी हुकूमत या दफ्तर ख़ारजा की सतह पर इसको तस्लीम किया गया, बल्कि जो इमरान खान के दौर में आखिर में जो एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें भी डिमार्श के हवाले से बाकायदा उस पर वजाहत की गई। जो एलामिया पहला जारी हुआ उसके अंदर वजाहत की गई। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब रिजीम चेंज के बाद बनी, उसमें दूसरा सिक्योरिटी कमेटी इजलास हुआ, उसमें भी इस बात की तौसीक की गई कि साइफर के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत ने डिमार्श किया था। तो फिर अब भी आप बुला लें, लग पता जाएगा। वैसे मैंने जब आज ट्वीट किए तो वहाँ उस ट्वीट के नीचे आकर कुछ PTI के दोस्तों ने ये कहा कि हम PTI छोड़कर नून लीग ज्वाइन कर लेंगे अगर नून लीग की वफाकी हुकूमत अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर उसके खिलाफ बाकायदा एहतजाज करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जैसा कि ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर डिमार्श नहीं करेगी, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे मामलात हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप फार्म 47 पर अरकान असम्बली बने और आपको वजारत मिले या वजारत उज़्मा मिले, तो फिर अमरीका के आगे सर उठाना और अमरीका के आगे बात करना ये कोई मुमकिन नहीं है। इमरान खान वैसे भी कहते हैं कि खुददार लोग ही अपनी कौम के लिए खड़ा हो सकते हैं, अपनी कौम के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, और शायद इसी वजह से ये लोग अमरीका के आगे सर नहीं उठा सकते। और साथ ही एक और अहम चीज़ ये है कि जो ख़त लिखा गया है उस ख़त के अंदर आप ये भी देखें कि वजीहा कमर नाम की 2 रुकन मौजूद हैं, वजीहा कमर के नाम से, और उनके दोनों के दस्तखत भी मुख्तलिफ हैं, और दोनों के दस्तखत मुख्तलिफ होने के साथ एक ने अपने दस्तखत के साथ 328 लिखा है, जो शायद वो अपने हल्के को ज़ाहिर कर रही हैं कि मैं NA 328 से मेरा ताल्लुक़ है। तो NA 328 तो होता ही नहीं है। कौमी असम्बली के कुल हल्के ही 266 हैं, और 266 हल्कों के बाद 80 के करीब 70 के करीब गालबन ये आपकी बनती हैं मखसूस नशिस्तें बनती हैं, और 70 मखसूस नशिस्तों में से वो भी अगर आप 266 के साथ मिलाएं तो इस तरह 336 को टोटल अरकान असम्बली बनते हैं। तो ये जो 328 है ये तो मखसूस नशिस्तों का तो कोई हल्का ही नहीं होता। हर सियासी जमात की हासिल की गई सीटों की बुनियाद पर एक तनासब, एक रेशो होती है, उस रेशो पर डिवाइड किया जाता है और फिर उस हिसाब से हर जमात को नशिस्तें मिल जाती हैं। तो फिर ये हल्का NA 328 कौन सा है? शायद हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं थे, और उन नंबरों को पूरा करने के लिए 2-2 अरकान से भी शायद दस्तखत करवाए गए और डिफरेंट और जेली दस्तखत करवाए गए। वैसे भी नून लीग कैलबरी फ़ॉन्ट हो या इस तरह की जो दीगर फोर्जरी होती है या जेलसाजी होती है, उसमें नून लीग बहुत महारत रखती है। और वैसे भी अगर आप इन तमाम लोगों के दस्तखत भी देखें तो 3-3, 4-4 लोगों के दस्तखत एक ही पेंसिल से किए गए हैं,
और क्या वो सारे एक जगह पर मौजूद थे जब उन सब से दस्तखत करवाए गए थे, या अलग अलग करवाए गए हैं? तो क्या एक ही पेंसिल का फिर इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इसमें ज़ाहिर ब्लैक पेंसिल भी इस्तेमाल हुई है, ब्लू भी इस्तेमाल हुई है, तो ये क्या मामला है? मतलब सारी चीज़ें मशकूक हैं और दस्तखत भी बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे जेली हैं और कॉपी पेस्ट किए गए हैं। पहले 3 पेजेस भी इस खत के बड़े अजीबो-गरीब हैं। लास्ट पेज जो खत का इबारत का है, जिसके में खत का मतन जिस पर लिखा है, वो बज़ाहिर हमें दुरुस्त जो है वो मालूम होता है। तो बहरहाल गलतियों से, सुकम से भरपूर, और अगर आप में, जैसा मैंने कहा, कि इखलाक की जुर्रत हो तो बराह रास्त अमरीकी सफ़ीर को ख़त लिखें, बराह रास्त अमरीकी हुकूमत को ख़त लिखें और वहाँ पर एहतजाज करें। बहरहाल देखना ये है कि वफाकी हुकूमत, ये ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब, इसके ऊपर क्या करते हैं। बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि ये ख़त कहीं नहीं भेजा जाएगा, बल्कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए और अपना बयानिया बनाने के लिए था। अब रात को इसके ऊपर टॉक शोज़ होंगे, टॉक शोज़ में इसको डिस्कस किया जाएगा और इस तरह हुकूमत अपना प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करेगी। और साथ ये भी साबित होता है कि बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शदीद दबाव में है, अमरीका की जानिब से दबाव का सामना है, क्योंकि बाइडन साहब जा रहे हैं। नए अमरीकी सदर अगर आते हैं और उसमें अगर ट्रंप कामयाब हों या कोई और कामयाब हो, तो उसमें फिर इस वफाकी हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और शायद इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो दबाव ज़ाहिल करने के लिए इस तरह के जेली खतूत लिख कर उनको सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक तरह से हुकूमत को दबाव से निकाला जा सके और उसके लिए कोई बयानिया बनाने की या कोई स्पेस बनाने की कोशिश की जाए। और पीटीआई का जो ये अग्रेसिव हिकमत अमली है, ना सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, उसका बज़ाहिर यही लगता है कि हुकूमत के पास कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और अब इसको ज़ायल करने का हरबा यही निकाला गया है कि इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, उसकी इज्जत उछाली जाए और एक इस तरह भूंडे खत लिख कर सोशल मीडिया पर फैलाए जाएँ और अपने जो मजदूर पालतू सहाफ़ी हैं उनसे प्रोपेगेंडा मशीनें तेज़ करवा कर बयानियाँ गढ़ने की कोशिश की जाए। लेकिन ये हरबे पहले भी नाकाम हुए, आइंदा भी नाकाम होंगे और इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। अमरीकी इंतखाबात की देर है, जैसे ही वहाँ से रिज़ल्ट आएगा, यहाँ आपको अचानक हालात तब्दील होते हुए नज़र आएंगे। तो ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।